तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे स्टडी नीतीश क्लासेस चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। देखिए, केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, क्लास 10th है। यह पहला वीडियो है जो कि ये सब शुरुआत कर रहे हैं। ये केमिस्ट्री का पहला वीडियो शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा कि रसायन विज्ञान के पहला चैप्टर है क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखिए, पहले रसायन विज्ञान यानी हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ क्या होता है, घटता है, कुछ न कुछ घटना घटता है हमारे दैनिक जीवन में। प्रत्येक क्षण जैसे हम लोग क्या करते हैं, भात बनाते हैं, भात बनाते हैं, उसके बाद जो जलावन जलाते हैं, उसके बाद पेट में जो पाचन की क्रिया होता है, ये सब एक प्रकार से रसायन की अभिक्रिया के से संबंधित है, रासायनिक अभिक्रिया से ही संबंधित है। एक प्रकार के परिवर्तन हो रहा है, जैसे चावल से भात बन गया, ये भी एक प्रकार के परिवर्तन हुआ। इसके बाद जो जलावन है, जलावन से राख बन गया, एक प्रकार की परिवर्तन है। हमारे जो शरीर में चावल था, वो चावल से मल मूत्र में छोटे छोटे कण में कन्वर्ट हो गया, ये भी एक प्रकार के रसायन है। तो देखिए, वो जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसके गुण के बारे में, कोई चीज़ के बारे में हम अध्ययन करते हैं, अभिक्रिया को जानते हैं कि आखिर परिवर्तन क्या हुआ, तो वे सारे जो परिवर्तन हो रहा है उसी को क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन ही। अब देखिए, रासायनिक उदाहरण के लिए दूध से दही बनना, दूध से फटना, आदर्श वायु, लोहा, सामान्य, ये सब क्या है, एक प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है। तो आप देखिए, समीकरण, जब हम उसको समीकरण के रूप में व्यक्त कर देते हैं तो उसको क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले कि जो रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं और रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, इसको सबसे पहले जानते हैं कि रासायनिक यानी जो भी हमारे दैनिक जीवन में घटने वाला घटना है। जैसे अभी बताएं कि चावल से भात बनना, दूध से दही बनना, ये सब जितने भी घटना घट रहा है, बस उसी को रसायन विज्ञान कहते हैं। उसी को रसायन विज्ञान के यानी अंतर्गत रखा गया है, उसी को अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहला है कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। तो जब कोई पदार्थ क्या करता है, जब कोई पदार्थ, सबसे पहले कि आप अगर टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम पर भी हम वहाँ पे लिंक दे दिए हैं इस वीडियो में, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो देखिए, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, बस वही प्रक्रिया को क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभी समझ में नहीं आया होगा तो देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक है चावल, एक नहीं यानी अनेक है चावल। अब प्लस में क्या कर रहा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तो ये पहला पदार्थ है, दूसरा पदार्थ क्या है, पानी, ठीक है, ये दूसरा पदार्थ है। तो ये हो गया, जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में अकेले यानी क्रिया करता है, तो जब चावल और पानी को अभिक्रिया कराएंगे यानी इसमें दोनों को फेर देते हैं। मान लेते हैं कि क्या है, यहाँ पे पानी है और एकरे में चावल है, अब यहाँ से देंगे टेम्परेचर, अब टेम्परेचर देंगे तो ये नया जो अब क्रिया करके जो नया पदार्थ बनेगा वो क्या बनेगा, तो बनेगा भात। देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो ये दोनों को अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे क्या निर्माण हुआ, भात का। देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर जब देंगे तो गर्म, बस इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा तो और देखिए, जैसे यहाँ पे दूध है,
दूध है। अब प्लस में अगर इसको अगर टेम्परेचर देते हैं, प्लस में इसको में टेम्परेचर जो कहते हैं ना कि दूध से दही बनना, तो दूध से दही बनना, यहाँ पे दूध है और जब इसको टेम्परेचर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, दही। तो इसी क्रिया को क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे और मान लेते हैं कि यहाँ पे ए है और प्लस में बी है, तो ए है बनाएगा कौची, तो ए बी। अब इसी को क्या कहेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में क्रिया करता है, तो क्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, उसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो एक और ले लेते हैं कि जैसे हमारे खाएं, हमारे पेट में चावल खाएं, उसके बाद पानी पिएं, उसके बाद दाल खाएं। अब देखिए हम लोग चावल, पानी, दाल ये सब खाएं, प्लस में आलू खाएं, ये सब खाएं, ये सब क्या किए हम लोग खाएं। अब खाएं तो इतना चीज़ जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में क्रिया करता है तब यहाँ पे कौची बनेगा, तो मल बनेगा। पहले बनेगा को क्या, ऊर्जा बनेगा, खाएं तो पचेगा तो ऊर्जा बनेगा। दूसरा में क्या बनेगा, मूत्र बनेगा। प्लस में क्या बनेगा, तो यहाँ से बनेगा मल। अब देखिए यहाँ पे तो देखिए इसका गुण यानी चावल के गुण इसमें इधर है ना, नहीं ना है, यानी जो चावल के गुण है इसके गुण नहीं है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे कौची हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि डाल रहे हैं कुछ और, अब मिल रहा है कुछ और। जैसे यहाँ पे ये दोनों के अभिक्रिया करा रहे हैं तो ये पानी के गुण अलग होता है, ये चावल के गुण अलग होता है। मान लेते हैं कि इसको मान लेते हैं ऊपरे कि ये इसको होता है ठोस और ये होता है द्रव, ये होता है द्रव। अभी क्या हुआ कि अभी ठोस हुआ, ये द्रव हुआ, अभी नॉर्मल बनेगा, ये साधारण बनेगा, न ज़्यादा ठोस रहेगा न ज़्यादा द्रव रहेगा। ये इसका साधारण है, साधारण। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये ठोस है और ये द्रव है। अब यहाँ पे ये जो बनेगा जो बात है इसका गुण अलग हो जाएगा, तो इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। आई होप अब समझ में आ गया होगा। अब जैसे हम तो ये दैनिक जीवन में बताएं, जैसे अब जो किताबी भाषा पर समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया मतलब क्या हुआ। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया जैसे उसका परिभाषा तो बता दिए कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का, एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे H2 है, प्लस में O2 है, बनाएगा H2O। यहाँ पे संतुलित कर दीजिए। ये चैप्टर में पढ़ना है, संतुलित क्यों किया जाता है वो हम बताएंगे। तो ये क्या हुआ, हाइड्रोजन अलगे है, हाइड्रोजन के गुण अलगे है, एक गुण अलगे है, बना दिया कौची, ये दोनों गैस है, ये दोनों गैस मिलकर बना दिया क्या, तो द्रव बना दिया। अब देखिए इसका गुण अलगे है कि नहीं, इसका ये दोनों गैस है, दोनों गैस मिलकर कौची बना दिया, तो द्रव बना दिया। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलाएंगे तो हाइड्रोक्लोरिक बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा, HCl बनेगा। देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे जो हुआ, अब HCl यहाँ पे बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे भी एक प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। जैसे और से एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे जैसे Na प्लस में Cl, यानी सोडियम करेगा अभिक्रिया कैसे, तो ये बनाएगा ACl, यहाँ पे बनाएगा क्या, तो HCl। अब इसी प्रकार से तो इसी को क्या कहेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे। तब देखिए इसमें भी, अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हो गया चावल, अब यहाँ पे हो गया पानी, अब यहाँ पे बन गया भात। जैसे अब मान लेते हैं कि ये वो ए है, अब प्लस में बी कर रहा है, ए कर रहा है बी से क्रिया, तो बनेगा ए बी। उसी प्रकार से और है, तो देखिए इसमें जो भाग ले रहा है इसको क्या कहेंगे, अब उसके फलस्वरूप जो बन रहा है उसको क्या कहेंगे। तो जो अभिक्रिया में भाग लेता है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है, तो अभिक्रिया में कौन कौन भाग ले रहा है, तो ये चावल और पानी भाग ले रहा है, तो ये दोनों को कहते हैं अभिकारक। अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या कहेंगे, अभिकारक। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप नया पदार्थ बनता है उसको कहते हैं प्रतिफल, यानी प्रतिफल या उत्पाद कहिए, उत्पाद या न्यू प्रोडक्ट कहिए। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है तो उसके फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण करता है उसको कहते हैं प्रतिफल, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको कहते हैं अभिकारक। तो ये भी जैसे अब कहेगा कि यहाँ पे H2O प्लस में O2O, O2 और यहाँ पे क्या है तो H2O। अब देखिए कहेगा कि एकरा में प्रतिफल कौन है, तो प्रतिफल कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्रतिफल। ये क्या हो जाएगा, ये दोनों, तो ये हो जाएगा अभिकारक हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अभिकारक में प्रतिफल किसको कहेंगे तो और अभिकारक किसको कहेंगे। तो यहाँ देखिए प्रतिफल, तो ऐसे पदार्थ जो अभिकारक यानी समीकरण में अभिक्रिया में भाग लेता है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है, जैसे जो हमारा जो मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, जब ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग किया तो किसका बना H2O। तो ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, तो अभिकारक कहलाएगा। अब यहाँ पे जो ये है ये क्या कहलाएगा, तो प्रतिफल कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए आगे क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के विशेषता। तो रासायनिक अभिक्रिया जब होगा तो इसका विशेषता क्या है, आखिर यह क्या क्या चीज़ का उत्पन्न करेगा, कैसे कहेंगे हम, कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रहा है। तो अब देखिए इसको विशेषता के जानते हैं कि किस प्रकार से हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएँ क्या है। तो सबसे पहले विशेषता जानने से पहले हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है। सबसे पहले देखिए रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है। तो इसका विशेषता सबसे पहले निम्नलिखित है, यानी इसके निम्न विशेषताएं हैं, निम्न विशेषताएं हैं। अब देखिए यहाँ पे निम्न विशेषताएं हैं। पहला क्या है, तो गैस की उत्पत्ति, क्या करेगा, गैस की उत्पत्ति, बारीकी से बताएंगे गैस की उत्पत्ति। पहला अभिक्रिया होगा तो गैस की उत्पत्ति होगा। दूसरा रंग में परिवर्तन, दूसरा हो गया रंग में परिवर्तन। तीसरा क्या होगा, यानी अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। और चौथा क्या है, अवक्षेप
का बनना, अवक्षेप का बनना, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। इसके बाद क्या है, ताप में परिवर्तन। अब देखिए ऊष्मा, यानी इसको अब देखिए कि गैस की उत्पत्ति, रंग में परिवर्तन। सबसे पहले कि कैसे हम जानेंगे कि अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं। तो अगर ये चीज़ मान के चलिए कि हो रहा है तो समझिए कि अभिक्रिया हो रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ चावल बनाए, चावल से भात बनाए तो गैस की उत्पत्ति हो रहा है। तो गैस की उत्पत्ति हो रहा है तो समझिएगा कि अभिक्रिया हो रहा है। अगर उसके रंग में परिवर्तन होगा तो समझिए कि अभिक्रिया हो रहा है। उसकी अवस्था में भी परिवर्तन हुआ तो समझिए कि हो रहा है। अब अवक्षेप भी बन रहा है तो उसके बाद समझिए कि अभिक्रिया हो रहा है। अब ताप में भी परिवर्तन हो रहा है तो इसके बाद समझिएगा कि अभिक्रिया हो रहा है। अगर ये चारों पांचों के साथ मतलब कि होगा तो समझिएगा कि अभिक्रिया हो रहा है। तो जैसे जस्ता, जैसे क्या होगा कि कोई चीज़ एक ले लेते हैं, एकरा में दिया है किताब में, बुक्स में क्या दिया है कि एक परखनली में थोड़ा सोडियम कार्बोनेट लेकर उसके तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पत्ति होती है। अब देखिए जैसे यहाँ पे दिया है, क्या दिया है कि जैसे मान लेते हैं कि एक ले लेते हैं क्या चीज़, तो सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट। और जब क्या कह रहा है कि जब सोडियम कार्बोनेट परखनाली में थोड़ा ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट लेकर तनुक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पे कराते हैं अभिक्रिया, तो इसमें क्या उत्पत्ति होती है, तो गैस की उत्पत्ति होती है। अब देखिए गैस की उत्पत्ति कैसे होगा, तो यहाँ पे 1 मिनट समझिएगा, यहाँ पे 1 मिनट समझिएगा कि किस तरह से गैस की उत्पत्ति होगा, किस तरह से गैस की उत्पत्ति होगा। आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या होगा कि कर लेगा इससे अभिक्रिया, यानी इस पर प्लस है, ये माइनस है। अभी क्या कर लेगा कि HCl अलगे कर लेगा और यहाँ पे बनेगा प्लस में क्या चीज़, तो प्लस में बनेगा H2O और प्लस में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो गैस है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ बनेगा। अब इसी को कहते हैं क्या, तो यहाँ पे गैस की उत्पत्ति हो रहा है कि नहीं, यह अभिक्रिया बन रहा है। इसके साथ क्या चीज़ बन रहा है, जल भी बन रहा है, सोडियम क्लोराइड भी बन रहा है। इसके बाद जल के उत्पत्ति हो रहा है, यानी गैस के भी उत्पत्ति हो रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पहला यहाँ पे समझ गए कि गैस की उत्पत्ति होता है। उसके बाद देखिएगा दूसरा क्या कर रहा है, रंग में परिवर्तन। अब दूसरा क्या कर रहा है, रंग में परिवर्तन करने गया। रंग में परिवर्तन देखिए जब क्या करते हैं ना कि पोटेशियम, यहाँ पे रंग में परिवर्तन, यहाँ पे देखिए जैसे कॉपर सल्फेट को जब अभिक्रिया कराते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4 जब इसको साथ अभिक्रिया कराते हैं लोहा को, तो यहाँ पे बनाता है फेरस सल्फेट। अब प्लस में बनाएगा क्या, तो कॉपर। अब देखिए यहाँ पे रंग में भी परिवर्तन होगा। अब यहाँ पे दो गो हो रहा है, यहाँ पे इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जब कॉपर सल्फेट इसका पूरा कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है, ऐसे होता है H2N2 5H2O। अब इसका पूरा सूत्र होता है 7H2O, यानी इसमें 7H2O और होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा ना कि जब कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जब ऑक्साइड में करते हैं, यानी क्या करते हैं, इसको नीला थोथा भी कहा जाता है। नीला थोथा को जब लोहा को डालते हैं तो क्या हो जाता है कि जब ये नीला रहता है तो इसका रंग हरा हो जाता है, यानी परिवर्तन हो जाता है।
उसके बाद इसका रंग हरा थोड़ा हल्का पर हरा हो जाता है, तो इसमें रंग में भी परिवर्तन हुआ। अब देखिए अवक्षेप में भी बनना, तो यहाँ पे देखिए अवक्षेप के रूप में जब यहाँ पे क्या करें, जब सोडियम यानी कॉपर सल्फेट को जब क्रिया करा रहे हैं फेरस से, यानी फेरस मतलब कि लोहा से, तो उसके बाद प्रतिस्थापित कर दे रहा है किसको, तो ऑक्साइड को, यानी ऑक्साइड को यानी कॉपर को नीचे बैठा दे रहा है, अब अपने अभिक्रिया करके रह रहा है, तो इसी को क्या कहेंगे, अवक्षेप का जमना। अब अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन देखिए रासायनिक अभिक्रिया में कुछ रासायनिक अभिक्रिया, जैसे अवस्था में परिवर्तन हुआ कि कोई चीज़, जैसे यहाँ पे कर लेते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन है और प्लस में O2 है, अब इसको बना दिए तो यहाँ पे क्या बन गया H2O। अब ये क्या हो गया कि ये दोनों गैस है लेकिन यहाँ पे बन गया द्रव, तो अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं, यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन हुआ, तो इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे क्या, तो अवस्था में भी परिवर्तन होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवस्था में भी परिवर्तन होता है। ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन देखते हैं, ताप में परिवर्तन क्या होगा कि जब कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि चूना पत्थर है, चूना पत्थर में जब ऐसे CaCO3 को जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब इसमें पानी में डालते हैं तो ताप में परिवर्तन, ये तो सीधे नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसे ही इसको में जल डालें तो जल डालेंगे तो क्या होगा, या इसको से जब गर्म करेंगे तो इससे ताप में भी परिवर्तन होगा। जैसे यहाँ पे इसको नहीं, इसको ठीक रहेगा, देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, तो देखिए यहाँ पे CO यानी CO कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे जब भी इसमें पानी डालेंगे तो पानी डालते हैं तो इसमें क्या होता है, ताप में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से आप पांचों विशेषताएं याद रख सकते हैं। तो अब देखिए अब रासायनिक अभिक्रिया समझ लिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, उसके बाद समझ लिए कि रासायनिक विशेषताएं, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, उसके बाद अब आगे देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया, अब रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। ये सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, उससे पहले जानने से पहले रासायनिक समीकरण हम लोग को पता होना चाहिए कि रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे। तो देखिए रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे, तो आज का सेशन यही जे रह देते हैं और अगले वीडियो में लेके आएंगे रासायनिक समीकरण किसके कहते हैं, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक समीकरण जो होता है रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, ये सब सभी डिटेल से हम लोग अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तो आज जो जितना बताएं यानी यहाँ विशेषताएँ तक अगर बता दिए, अगले वीडियो में लेके आएंगे क्या चीज़, तो रासायनिक समीकरण लेके आएंगे। रासायनिक समीकरण क्या है अब लेके आएंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।